नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना मोहन यादव। आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। मित्रों, आज के अपडेट में हम बात करेंगे भारतीय सेना के बारे में। आपको ये तो पता ही है कि हमारे पड़ोस बांग्लादेश में किस प्रकार से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, और पाकिस्तान में तो ये अक्सर हम कई बार देख ही चुके हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान भी गरीब से जूझ ही रहा है। बर्मा की कंडीशन भी कोई खास अच्छी नहीं है। और इसके अलावा चाइना, उसका हमारे प्रति क्या रवैया है बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे देशों से घिरे हुए हैं हम। अब ऐसे देशों के बीच में सरवाइव करना है मित्रों, तो आपको ताकतवर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इकोनॉमिक रूप से ही नहीं, सैनिक रूप से भी। और भारतीय सेना वह काम जो उसे दिया गया है, पूरी ताकत के साथ में, पूरी सक्षमता के साथ में और सफलतापूर्वक कर रही है। मित्रों, आज के विषय में या आज के एपिसोड में हम भारतीय सेना की ताकत के बारे में ही बात कर रहे हैं। मित्रों, भारतीय सेना की ताकत के बारे में बात करने से पहले अनुरोध है, एक तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दें, और नोटिफिकेशन वाली बेल तो आप दबा ही लेंगे। खैर मित्रों, अब चलते हैं भारतीय सेना की ताकत के बारे में। मित्रों, 2024 में भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। शक्तिशाली सेना का मतलब है मित्रों, फायर पावर के मामले में शक्तिशाली होना। और भारतीय सेना में तीन अंग शामिल हैं: जल सेना, थल सेना और वायु सेना। मित्रों, भारतीय सेना में इस समय 1.4 मिलियन एक्टिव सोल्जर, 2.1 मिलियन रिजर्व सोल्जर और 1.3 मिलियन पैरामिलिट्री फोर्स के सोल्जर शामिल हैं। और ये सब मिलकर इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी बताते हैं मित्रों, या बनाते हैं। हमारे देश की सेना का बजट दुनिया में तीसरे नंबर का है, जिसका वार्षिक बजट 83.6 बिलियन का है 2023 का, जो कि यूएस के 916 बिलियन डॉलर और चाइना के 296 बिलियन डॉलर से कम है। यानी कि तीसरे नंबर पर हम हैं। और यह रिपोर्ट आई है सिपरी फैक्ट शीट में अप्रैल 2024 में। इसके अलावा मित्रों, भारतीय सेना न्यूक्लियर ट्रायड और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में विश्व की मॉडर्न सेनाओं में से एक है, जो अपने आप को लगातार मॉडर्नाइज करती जा रही है। आज़ादी के बाद से ही भारतीय सेना का रोल बहुत बढ़ गया है, और हम लोग दो बड़ी सी देशों यानी कि चाइना और पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध लड़ चुके हैं, जिसमें भारतीय सेना ने अपना रोल सफलतापूर्वक निभाया है। इसके अलावा श्रीलंका में ऑपरेशन पवन और मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस में भी हम लोगों ने हिस्सा लिया है, जहां भी भारतीय सेना ने अपना काम अच्छी तरह से किया था। इसके अलावा मित्रों, अप्रैल 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के 76 किलोमीटर के इलाके को और इसके सहायक ग्लेशियर के इलाके को भी अपने कब्जे में लिया था। अगर भारतीय सेना उस समय चूक जाती तो ये इलाके पाकिस्तान के पास चले जाते, जिसमें साल्टोरो रिज भी शामिल हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें गलत तरीके से कब्जाने का प्लान कर चुका था। लेकिन उससे पहले भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू करके सियाचिन ग्लेशियर को अपने पास ले लिया। आज सियाचिन ग्लेशियर भारत की शान बना हुआ है। इसके अलावा मित्रों, भारतीय सेना के दम पर ही हम साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में, या बोले सब कॉन्टिनेंट में, और विश्व स्तर के रूप में एक मुख्य पावर के रूप में उभर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में हमारी प्रेजेंस बनी हुई है, और यह सब हो रहा है हमारी सैनिक ताकत के दम पे। इकोनॉमी को हम साइड नहीं कर सकते, लेकिन सैनिक ताकत तो सैनिक ताकत है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत शुरू से शांतिप्रिय देश रहा है, और आज भी हम उस बात पे, अपनी शांति के प्रति प्रतिबद्धता पे अड़े हुए हैं। और यह प्रतिबद्धता तब ज्यादा दिखाई देती है जब यूएन मिशन के तहत हमने 49 शांति अभियानों में भाग लिया है, जिसमें हमारे 1,95,000 ट्रूप्स शामिल रहे हैं। इस प्रकार विश्व शांति में भारत का एक प्रमुख योगदान है, जो कि भारतीय सेना के दम पे भारत ने दिया है। मित्रों, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इसमें काम करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट और अन्य अधिकारीगण शामिल हैं, जो कि मुख्य रूप से ग्राउंड पर काम करते हैं। और भारतीय सेना में 17 इंडिविजुअल कमांड है मित्रों, जिनमें 7 कमांड भारतीय थल सेना की और एयरफोर्स की हैं, और 3 कमांड भारतीय नेवी की भी हैं। 2 ट्राई सर्विसेज कमांड भी हैं, जिनमें अंडमान निकोबार कमांड और स्ट्रेटेजिक कमांड भी शामिल हैं। मित्रों, इस भारतीय सेना में हम तीनों अंगों को मानते हैं: भारतीय थल सेना, भारतीय वायु सेना
और भारतीय नौसेना, लेकिन जनरल तरीके से भारतीय थल सेना को ही भारतीय सेना कह दिया गया है। मित्रों, अब मैं बात करूंगा भारतीय थल सेना के, जिसे इंडियन आर्मी कहा जाता है। भारतीय थल सेना में मित्रों 12,37,117 एक्टिव सोल्जर और 9,60,000 रिजर्व सोल्जर हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से भारतीय सेना को 7 टेक्टिकल कमांड्स में बांटा जाता है। मित्रों, इस समय भारतीय सेना में 68 आर्मर रेजिमेंट, 350 इन्फेंट्री बटालियन, 308 रेजिमेंट हैं, जिनमें से 2 सरफेस टू सरफेस मिसाइल यूनिटें भी हैं। इसके मुख्य हथियारों में मित्रों 4,614 मेन बैटल टैंक हैं। इसके अलावा 1,50,000 व्हीकल हैं, 140 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, 3,243 टोड आर्टिलरी है। इसके अलावा 700 से ज्यादा रॉकेट आर्टिलरी भी भारतीय थल सेना में शामिल हैं। इतनी ताकतवर है मित्रों हमारी थल सेना। और थल सेना की ताकत के बाद अब आते हैं मित्रों हम भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से भारतीय वायुसेना को मित्रों 7 भागों में बांटा जाता है, जिनमें 5 ऑपरेशन कमांड हैं और 2 फंक्शनल कमांड हैं। और भारतीय वायुसेना में इस समय मित्रों 1,70,576 एक्टिव ट्रूप्स हैं, जबकि 1,40,000 रिजर्व ट्रूप्स है। इसके अलावा 1926 एयरक्राफ्ट हैं। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना की एयर पावर के मामले में विश्व में चौथे नंबर पे माना जाता है, जिसमें 1645 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। मित्रों, भारतीय वायुसेना के बाद में आते हैं भारतीय नौसेना की ताकत के बारे में। मित्रों, इस समय भारतीय नौसेना में 3 कमांड हैं। तीनों कमांडों में 1,42,000 सोल्जर हैं, जिसमें से 7,000 सोल्जर इंडियन नेवल एयर आर्म के हैं, 1,200 मेरीन कमांडोज हैं और 1,000 सोल्जर सागर प्रहरी बल के हैं। इस तरह से मित्रों भारतीय नौसेना में 294 वेसल्स हैं, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, 9 लैंडिंग टैंक्स हैं, 12 डिस्ट्रॉयर हैं, 12 फ्रिगेट्स हैं, एक न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है, 17 कन्वेंशनली पावर्ड अटैक सबमरीन्स हैं, 18 कॉर्वेट्स हैं, 6 माइन काउंटर मेजर वेसल्स हैं, 4 फ्लीट टैंकर्स हैं और 137 पेट्रोल व्हीकल्स हैं। मित्रों, यह है हमारी नौसेना की ताकत। मित्रों, आपने न्यूज में कई बार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस समय भारत में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं है, या जिस तरह से होनी चाहिए वैसे ऑपरेशनल नहीं है। बेसिकली इस समय भारत में सर्विस स्पेसिफिक कमांड सिस्टम है, जिसमें से केवल और केवल अंडमान निकोबार कमांड सिस्टम, जो कि 2001 में सेटअप किया गया था। और इसके अलावा स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसको सेटअप 3 में किया गया था, यानी कि 2003 में किया गया था, ये ही फंक्शनल हैं, ये ही ढंग से काम कर रही हैं। इसके अलावा हाल ही में डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसी और स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को भी काम के बनाया गया है, काम पर लगाया गया है और इन्हें इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के अंडर में लाया गया है। मित्रों, 2023 में भी एक डिसीजन लिया गया था कि 3 कमांडो को सेटअप किया जाने जाना है, जो कि इनमें से एक चाइना बॉर्डर के लिए, एक पाकिस्तान बॉर्डर के लिए और एक मैरीटाइम थिएटर कमांड के रूप में हमें डेवलप करनी है, जिन पर काम चल रहा है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से फंक्शनल नहीं हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, अंडमान निकोबार कमांड मित्रों यह एक ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में। इसका मुख्य काम भारत की सुरक्षा प्रदान करना है साउथ ईस्ट एशिया और स्टेट ऑफ मलाक्का के हिस्से में। इसके अलावा अगला नाम मैंने लिया था स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड का। मित्रों, इसका मुख्य काम है भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को सुरक्षा प्रदान करना है। और भारत विश्व के 4 देशों में शामिल हैं जिसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है। और वर्तमान एस्टिमेट के अनुसार भारत के पास 170 न्यूक्लियर वेपन हैं और 200 न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस करने लायक प्लूटोनियम भारत ने तैयार कर लिया है। इसके अलावा मित्रों भारतीय वायुसेना के ही अंतर्गत एक ट्राई सर्विसेज में आईआरएफ यानी कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को बनाने का भी प्लान है, जो कि हैंडल करेगी बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल्स को, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को, जो अपने साथ में कन्वेंशनल वारहेड भी ले जा सकें और एसएफसी को भी संभाल सकें। और चाइना के साथ बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए हम इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
इसके अलावा मित्रों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत 16 डिफेंस पेशेज के साथ मिलकर के भारतीय सेना के स्वदेशीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि हम आयात घटा सकें और निर्यात बढ़ा सकें। यानी भारतीय सेना के लिए जरूरत के लिए बनने वाले तमाम सामान भारत में बनाए जा सकें या आयात को मिनिमम किया जा सके, जिससे समय पड़ने पर कभी भी हमें विदेशी मुल्कों की तरफ देखना ना पड़े। इसके अलावा डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में 52 लेबोरेटरीज के साथ में डीआरडीओ भी अपना अच्छा काम कर रहा है, और यह खास तौर से एरोनॉटिक्स, आर्मामेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लाइफ साइंस, मटेरियल, मिसाइल्स, कॉम्बैट व्हीकल्स डेवलपमेंट और नेवल रिसर्च डेवलपमेंट पे अपना काम कर रहा है। डीआरडीओ की रिसर्च के बाद में भारतीय सेना के लिए वेपन बनाने की प्रक्रिया एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। मित्रों, अब आता हूँ मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर। जैसा कि आप हमारे पुराने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, तो भारत की मुख्य मिसाइलों के नाम मैं आपको इसमें लेता हूँ, जो कि भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई हैं, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं अग्नि और पृथ्वी, क्रूज मिसाइल्स हैं ब्रह्मोस, निर्भय, एंटी टैंक मिसाइल है नाग, हेलिना, सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश अस्त्र और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में। इसके अलावा मित्रों, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड रीएंट्री व्हीकल्स का भी निर्माण किया जा रहा है, और अग्नि 5,000 किलोमीटर लंबी दूरी के साथ भारत की लॉन्गेस्ट मिसाइल है, जो कि अपने टेस्ट को अच्छी तरह से पार कर चुकी है। मित्रों, ब्रह्मोस भारत का और रशिया का जॉइंट वेंचर है, और ब्रह्मोस के दम पर हम लोग मिसाइल की निर्यात में छा रहे हैं। दुनिया भर के देश ब्रह्मोस में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी जल्दी में हमने ब्रह्मोस की एक खेप फिलीपींस को भेजी है, जिसने फिलीपींस ने चाइना के लिए उसका यूज भी करना शुरू कर दिया, या बोले चाइना से बढ़ते हुए खतरे को लेकर के अपने यहाँ उसको डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। मित्रों, अब आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। पाकिस्तान से बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे के तहत यह एक सिस्टम शुरू किया है। दोहरी स्तरीय प्रणाली है, जिसमें दो इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। मतलब उच्च ऊंचाई पर रोकथाम के लिए पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल है, और कम ऊंचाई पर रोकने के लिए वायु रक्षा मिसाइल है, जिसका उद्देश्य 5,000 किलोमीटर दूर से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको रोकने का है। मतलब कोई हम पे मिसाइल से हमला करे तो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल काउंटर में ही उस मिसाइल को हवा से हवा में फाड़ देंगी। मित्रों, देश को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाने के लिए भारत की प्रोग्राम जो बनाया गया है, वो क्रूज मिसाइलें उसे लीड करेंगी, और जिसमें बनाने में हम लोग कोई खास पीछे नहीं है, या बोले विश्व में अग्रतम देशों में से हैं। इसके अलावा एंटी सैटेलाइट कार्यक्रम भी हमारा चल रहा है, और अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी भी अपना रक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। बिना चालकों के विमान, मानव रहित लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में हमने अच्छी खासी प्रगति की है। इसके अलावा मित्रों, इसरो के द्वारा बनाया हुआ, डिजाइन किया हुआ हमारा रक्षा उपग्रह GSAT-7 है, जिससे भारतीय नौसेना को हिंद महासागर पर लगभग 3500 से 4,000 किलोमीटर की निगरानी प्रदान करता है, तथा जल और स्थल में इसकी सभी परिचालन संपत्तियों की वास्तविक समय नेटवर्किंग को सक्षम बनाता है। इसके अलावा एक और चीज है नाविक, मतलब नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नामक एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली 3 मीटर की स्थिति को सटीकता से प्रदान करती है, जबकि जीपीएस की सटीकता 5 मीटर है। जीपीएस तो आप जानते ही हैं मित्रों, जीपीएस का ही देसी वर्जन है नाविक, जो कि 3 मीटर तक एक्यूरेट है। मित्रों, अब आते हैं मेक इन इंडिया के तहत भारत के रक्षा निर्माण के विषय में। मित्रों, मेक इन इंडिया के तहत 1 अप्रैल 2024 तक भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गया था, और यह पिछले साल लगभग $2.7 बिलियन रहा, जो कि उससे पिछले साल की तुलना में 32.5% ज्यादा है। और 2013-14 से तुलना करें मित्रों, तो पिछले साल भारत का रक्षा निर्यात लगभग 31 गुना ज्यादा रहा है। इस प्रकार आप समझ तो गई होंगे कि हमारी सेना के हाथ में हमारे देश की सुरक्षा बिल्कुल ठीक है, हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारतीय सेना युद्ध कौशल में निपुण है, अनुभवी है, और देश के विरुद्ध किसी भी बाहरी आंतरिक खतरे का जवाब देने में सक्षम है। खैर मित्रों, आज के एपिसोड में आपको भारतीय सेना की ताकत के बारे में काफी कुछ चल गया होगा पता, और यह भी चल गया होगा पता कि भारतीय सेना किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरे से निपटने में सक्षम है। भारतीय सेना के बारे में बात करने के लिए मित्रों, मैं दोबारा भी वीडियो लेके आता रहूंगा।
इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे मित्रों, और आपसे अनुरोध है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार मित्रों।